सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ विषय के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं आपके राजन सीरीज के, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। पवन सीरीज के बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही आपके सेकंड सेमेस्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। आपके पूरे सिलेबस को हमने पूरा पढ़ा है चैप्टर वाइज, उन सभी का वीडियोस और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन का वीडियो और आपके मॉडल पेपर्स और फॉर्मूले वाली वीडियो, सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के आगे आप लिंक क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैथ के आगे जो लिंक दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप लोग सभी को पढ़िए। और अब हम देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, x के पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है x के पावर 4 y माइनस एक्स वाई के पावर 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यह आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए दो पद हैं इसमें भी, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, यही आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। अब क्या होगा, यहाँ से आप x लीजिए कॉमन, और x की कितनी घात कॉमन ली जा सकती है। देखिए यहाँ पे x 4 बार आ रहा है और यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो हम कॉमन वही चीज ले सकते हैं जो दोनों जगह उपस्थित हो। दोनों पदों में से कॉमन ले रहे हैं, x निकालना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। और देखिए y भी एक ही बार निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही बार y है। तो अब देखिए यहाँ केवल x क्यूब रह जाएगा और यहाँ पे देखिए x बाहर चला गया और y के क्यूब रह जाएगा। ठीक, इतना गुणनखंड आपने कर लिया। ये हो गया एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, या जिसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला कहते हैं। तो ये होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला है तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूले पे ही बेस्ड आपका क्वेश्चन था। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड। ठीक, तो पहला प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लोगे, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों और 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी एक पूरा मैदान है, यह देखिए 28 मीटर लंबा 28 मीटर चौड़ा, क्योंकि यहाँ के पे वर्गाकार मैदान की बात की गई है और 28 मीटर लंबी भुजा दी गई है। ठीक, इसके बाद अब हर जगह देखिए 2 मीटर का रास्ता छोड़ दिया गया है। यह जो आपको दिख रहा है इतना पार्ट, यह इतना पार्ट क्या है, यह सब हर तरफ रास्ता है। ये हर तरफ रास्ता है, ये 2 मीटर रास्ता हो गया। ठीक, तो ये अंदर वाली भुजा कितनी बची होगी, देखिए 2 मीटर यहाँ घट गया और 2 मीटर इधर घट गया, यानी कि टोटल 28 में से 4 मीटर घट गया तो कितना बचा, 24 मीटर। शेष मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ये 24 मीटर बचा। और इसी तरीके से यह भी 24 मीटर बचा। तो अंदर आप देख रहे होंगे कि एक वर्ग फॉर्म हो जा रहा है जिसकी भुजा जो है वह 24 मीटर की है। तो अब जो शेष बचे वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह भुजा का वर्ग यानी 24 का वर्ग, 24 गुणे 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 मीटर स्क्वायर। यह शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, बस आपको दिमाग लगा के इमेजिन करना था कि किस प्रकार से जो शेष बचा हुआ क्षेत्र होगा, यही आपको इमेजिन कर लेता है। इतना आप समझ गए कि शेष जो बचा हुआ भाग रहेगा वह कैसे रहेगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है,
दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 40 सेमी 50 सेमी है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप है वह 40 और 50 सेमी है। तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के लिए उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके परिमापों के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक, अब पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा उनके, देखिए, परिमाप जो हैं 40 और 50 इसके अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक, तो यहाँ 40/50 का वर्ग करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 4/5 का वर्ग होगा 16/25। तो यहाँ से दो समरूप त्रिभुज जिनका परिमाप क्रम से 40 और 50 सेमी है, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा वह 16:25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे तीन संख्याएं दी गई हैं और आपको भाग विधि से मासा निकालने को कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े में संख्याओं को लिख लेंगे। 671, 781 और 1441। अब यहाँ पे सबसे छोटी जो संख्या है उससे हम लोग भाग देते हैं उससे बड़ी संख्या जो उपस्थित है। तो यहाँ पे 671 से भाग दिया जाएगा 781 में, वही यहाँ पे किया गया। देखिए 671 से 781 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दो बार अगर ले जाएंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसीलिए एक ही बार जाएगा। तो 671 एकन्नम 671 और माइनस 781 में से घट जाएगा तो बच जाएगा 110। अब जब तक यह जो संख्या है पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग शेषफल से भाग देते रहेंगे। शेषफल जो बच गया, अब 110 जैसे शेषफल बच गया तो इससे हम लोग भाग देंगे जिससे पहले भाग दिया जा रहा था। 671 से भाग दिया जा रहा था तो अब हम 671 में शेषफल से भाग देंगे तो 110 से भाग जाएगा 671 में, तो 6 बार जाएगा 660। फिर देखिए 671 में से 660 घटाएंगे तो बच जाएगा 11। अब देखिए 11 में हम 11 जो शेषफल बचा उससे हम लोग भाग देंगे पिछला जो भाजक था, पिछली बार जिससे भाग दिया जा रहा था, यानी कि 110 से भाग दिया जा रहा था तो 110 में भाग देंगे हम लोग 11 से। तो देखिए 10 बार में पूरा पूरा यह कट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जिस संख्या से पूरा पूरा कट गया, जैसे 11 से पूरा पूरा कटा है ना, तो 11 से पूरा पूरा कटा है उससे हम लोग यहाँ जो तीसरी संख्या है 1441 उसमें भाग देंगे। जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजन हो जाएगा उस संख्या से हम लोग आगे की संख्याओं में भाग देते हैं। तो 11 से अब भाग देंगे 1441 में। तो देखिए पहले दो संख्याएं 11 एकन्नम 11 और यहाँ नीचे 11 लिख के घटा देंगे, 3 बचेगा और यहाँ से 4 उतरेगा 34 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इसके बाद देखिए 33 और बचेगा 1 और 1 यहाँ से उतरेगा 11 और फिर एक बार जाएगा तो 131 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 1441। और 11 से जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मासा कहते हैं। अतः 671, 781 और 1441 का मासा कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, जिससे पूरा पूरा विभाजन हो जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है दोनों जगह, उसे हम लोग कह देंगे मासा। ठीक, तो मासा आ जाएगा 11 इस तरीके से भाग विधि से। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, संख्याएं दी गई हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 संख्याएं हैं। 9 संख्या दी गई है और माध्यिका ज्ञात करने में मैंने आपको सबसे पहले जो काम बताया है वह बताया कि संख्याओं को एक क्रम में लगा लीजिए, चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे बढ़ते हुए क्रम में तो इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं, पदों की कुल संख्या कितनी है, 9। 9 क्या होता है, विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है। तो जब संख्याएं विषम हो तो माध्यिका का अलग सूत्र लगता है, अगर संख्याएं विषम नहीं सम है तो माध्यिका का अलग सूत्र लगता है। जब देखिए यहाँ पे विषम है तो माध्यिका का सूत्र लगेगा, माध्यिका बराबर n धन 1/2 वां पद।
ये माध्यिका का सूत्र लगेगा। ठीक है, माध्यिका बराबर हो जाएगा n-1/2वां पद जब संख्या जो है वह विषम हो। तो यहाँ पे n का जो मान है वह 9 है। 9 संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं जिनका मासा आपको निकालना है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 9-1/2वां पद यानी कि 5वां पद। अब 5वां पद यहाँ कौन सा है? जब गिनती गिनेंगे हम लोग तो यहाँ प्रश्न में गिनती गिनने की कोशिश आप लोग मत करिएगा। जो क्रम में आपने संख्याओं को लगाया है वहां पे गिनती गिनिएगा। यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है, यह तीसरी, यह चौथी और यह पांचवी। पांचवी ही संख्या जो होगी उसका जो मान होगा वह माध्यिका होगा। तो पांचवी संख्या का मान क्या है? 10 है। ठीक, तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी? 10। इस तरीके से आप गलती कहीं मत करिएगा, पहले संख्याओं को क्रम में लगाइएगा, फिर संख्याएं कितनी है, सम है विषम है, उस हिसाब से माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा पद माध्यिका है। अब माध्यिका की वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। जैसे 5वां पद आया तो 10 रखेंगे, और यहीं पे 6वां पद आता तो 11 रखते, 7वां आता तो 12 रखते। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेमी है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत की लंबाई अगर हम लोग x मान लेते हैं तो बताया गया है कि आयत की जो चौड़ाई है वह 5 सेमी कम है, या यहाँ पे देखिए बताया गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। तो अगर हम लोग लंबाई x मान लेंगे तो चौड़ाई क्या होगा? x - 5 हो जाएगा। अब परिमाप आपको पता है 26 है, तो परिमाप कैसे निकाला जाता है? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × a + b, यही परिमाप होता है, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और यह दिया गया है आपको 26। और देखिए, लंबाई की जगह x रखोगे आप और चौड़ाई की जगह क्या रखोगे? x - 5 रखोगे, बराबर 26 के है। और ये हो जाएगा 2 × 2x - 5 बराबर 26। अब 2x - 5 बराबर कितना लिखा जा सकता है? 13 के। या 2x बराबर कितना लिखा जा सकता है? ऋण 5 उधर जाएगा तो जाएगा 18। और x बराबर कितना लिखा जा सकता है? 18/2 यानी कि 9। जो x की वैल्यू आ जाएगी, जो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी वह 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहा था, लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको 5 का अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 का सलूशन, पहले भी जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं दोस्तों, उसको एक क्रम में, आरोही क्रम में आप लोग लगा लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान से लिखिएगा ताकि कोई भी संख्या मिस ना हो और आपके सारणी में गलती ना हो। अब वर्ग अंतराल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 से संख्या स्टार्ट हो रही है और 48 तक संख्या जा रही है। ठीक, आपको 5 का वर्ग अंतराल रखना है तो आप शुरू करिएगा 0 से। जैसे 2 आ रही है संख्या तो 0 से शुरू करिएगा। मान लेते हैं 8 अगर संख्या आती तो हम शुरू कर लेते हैं 5 से 10 के वर्ग अंतराल, इस तरीके से रखते हैं। लेकिन संख्या 2 से आ रही है तो 0 से 5 से शुरू करते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। 0 से 5 ये हमारा पहला वर्ग अंतराल हो जाएगा। और इसमें 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्याओं को हम लिखेंगे। तो देखिए 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये किस में जाएगा? 0 से 5 में। 0 से 5 वाले वर्ग अंतराल में। तो ये दोनों संख्याएं जो है वह 0 से लेकर के 5 के वर्ग अंतराल में जाएंगे। 0 से 5 वाले वर्ग अंतराल में तो 2 संख्याएं आ रही हैं, तो 0 से 5 के बीच 2 संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब बारंबारता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 5 से 10 के बीच में, तो क्या 5 आ रही है कोई संख्या? तो 5 नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है, हाँ 8 आ रहा है, तो 8 को 1 गिन लेंगे। और इसके बाद 9 नहीं आ रहा है, तो 8 बारंबारता एक ही संख्या आ रही है तो बारंबारता 1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 11 और 14 आ रहा है, तो ये 2 संख्याएं हो जाएंगी, बारंबारता 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 15, 16, 17, 18, 19 हमको देखना है। तो आप देखिए 16 आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी?
1 हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे 20 से 25 वर्ग अंतराल के अंतर, तो 20 को लेंगे, 25 को 20 से 25 वाले में नहीं लेंगे। 25 से 30 वाले में देखेंगे तो 25 आ रहा है और 28 आ रहा है, इसकी बारंबारता 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 से 35 में तो 30 आ रहा है, इसके बाद सीधे 40 आ रहा है, तो इसकी बारंबारता 1 हो जाएगी। फिर 35 से 40 तक देखिए क्या 35, 36, 37, 38, 39 में से कोई आ रहा है तो कोई नहीं आ रहा है, तो बारंबारता कितनी लिखी जाएगी? 0 लिखी जाएगी। इसके बाद देखिए 40 से 45 तक, तो 40 आ रहा है और 45 तक कोई और संख्या नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा इसका बारंबारता 1, केवल एक संख्या है। इसके बाद देखिए 45 से 50 तक तो केवल 48 आ रहा है, तो ये जो बारंबारता हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सभी का आप योग करोगे, सभी को जोड़ोगे तो 12 आएगा, और यहाँ पे जितनी संख्याएं आपको दी होंगी वो भी 12 ही आएगा। ठीक है, तो बारंबारता को आप जोड़ोगे या कितनी संख्याएं दी गई हैं यह आप गिनोगे तो दोनों का मान एक ही आना चाहिए। ठीक है, तब आप समझिए कि आपने सारणी सही बनाई है। तो इस तरीके से आप 5 का वर्ग अंतराल रखते हुए इन सभी संख्याओं को इस तरीके से बारंबारता सारणी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 को यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो 5 को यहीं रखा जाएगा। ठीक है, कहीं एक जगह आप रख सकते हैं, लेकिन जनरली यहीं रखा जाता है दूसरे वाले में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? अब यहाँ पे प्रश्न को आपसे थोड़ा समझना है आपको। जैसे 3 अलग अलग चौराहे की बत्तियां हैं, शहर में कहीं 3 अलग अलग चौराहों की बत्तियां हैं, C1 है, मान लेते हैं C2 है और C3 है। ठीक, अब बता रहा है कि 8:20 हुए हैं, तो यह तीनों बदली हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो पहली बत्ती है वह 48 सेकंड बाद बदलेगी, C1 48 सेकंड लेगी, उसके बाद बदलेगी, और ये 72 सेकंड बाद बदलेगी C2, और C3 108 सेकंड बाद बदलेगी। ठीक, अब बोल रहा है कि 8:20 पे बदली थी, तो इसके बाद फिर कब बदलेंगी, एक साथ कब बदलेंगी यह निकालना है। तो अब इसी में राज छुपा है। यह जो 48 सेकंड है, 72 सेकंड है और 108 सेकंड है, इन्हीं का आपको लासा ले लेना है। इन्हीं के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल आपको खोजना है, और कॉमन मल्टीपल में भी आपको कौन सा मल्टीपल खोजना है? जो सबसे छोटा हो। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको एलसीएम निकालना है। इसका मतलब यही होता है, लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, वह सेकंड आपको मिल जाएगा जब तीनों एक साथ बदलेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो 48, 72, 108 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। ठीक, और सबका गुणा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बार, 2 से एक बार और जाएगा और 3 से एक बार और जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 बार 2 ये, 3 बार 2 ये गुणा कर लीजिएगा, 2 बार 3 का, और ये 2 और 3 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 432। एलसीएम जो आ जाएगा 432, और 432 को 432 ये क्या आएगा? 432 सेकंड बाद ये होगा, 432 सेकंड बाद ये होगा कि यह तीनों एक साथ फिर से चेंज होंगी। बत्तियां जो हैं वह क्रमशः फिर बदलेंगी 432 सेकंड। 432 सेकंड को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग कर लीजिए, तो 6 सत्ते 42 होता है, तो 7 मिनट ये हो जाएगा, और इसके बाद बचेगा 12 सेकेंड। तो अब 8:20 पहले हो रहा था, 7 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:27 और 12 सेकंड, और 8:27 12 सेकंड पे बत्तियां फिर से एक साथ बदलेंगी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर
लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 पहिए आपको दिए गए हैं जिनकी परिधियां आपको दी गई हैं। देखिए पहिया आपके चाहे साइकिल का हो, चाहे कार का हो या फिर बाइक का हो, आपको पता है अलग अलग साइज का होता है, तो वही अलग अलग साइज यहाँ पे दिया गया है। मान लेते हैं एक साथ आप इसको चलाना शुरू करते हैं चारों पहियों को, तो फिर आपको पता है एक पहिया जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा, एक थोड़ा लेट पूरा करेगा। तो वही बात है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर परिधि वाले यहाँ पे चक्के आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 पहियों की परिधियां आपको दी गई हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद फिर से चारों एक साथ चक्कर मारने लगेंगे, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, जैसे आगे पीछे चक्कर मार रहे थे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से, यही अभी पिछला जो आपने देखा है सिग्नल वाली बात ही ऐसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लासा लेंगे 50, 60, 90 और 100 का, तो लघुत्तम समापवर्ती आप निकाल ही लोगे आसानी से। ठीक है, पहले लघुत्तम समापवर्ती में 2 जितनी बार जाए उतनी बार ले जाइएगा। देखिए यहाँ पे पहले 2 से ले गए हैं ये, फिर अचानक 5 से ले गए हैं, तो 2 से आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 30 है, 50 है, तो इस तरीके से जब आप लासा निकालोगे तो आ जाएगा 900 और 900 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर लिखा गया, अतः कम से कम 900 सेंटीमीटर चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक, वह चक्कर जो होगा 900 सेंटीमीटर चलने के बाद वह एक साथ लगेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, 72 भागा बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भागा 40 4 गुणे 5, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे बस ब्रैकेट की बात है और किसको सॉल्व पहले किया जाता है आपको पता है, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा जो सबसे पहले लगा है और अंत तक लगा है, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। और उसके बाद आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा जो तिरछा है, ये मझला ब्रैकेट इसे बोलते हैं। और ये जो है ये सबसे कम में जो लगा है वह है छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट से ही शुरुआत करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके छोटे ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो जो भी लिखा गया है यहाँ पे आप सबसे पहले आपका ध्यान इसी पे जाना चाहिए, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देखिए 30 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5 लिखा गया है। ठीक, अब छोटे ब्रैकेट में जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। देखिए ब्रैकेट और ऑफ के बाद हम लोग डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 में भाग हो रहा है 40 का। अब भाग वाले चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 72 भागा बड़े ब्रैकेट में 38 माइनस मझले ब्रैकेट में 30 माइनस 31 ऋण 60 में जाएगा भाग 4 का, तो ये बच जाएगा ऋण 15, फिर गुणे 5, छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, फिर 72 भागा बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस 31 माइनस 15 का गुणा होगा 5 में, तो हो जाएगा 15 25 75, छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब इसके बाद देखिए 72 भागा 38 माइनस मझले ब्रैकेट में देखिए 30 और माइनस छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या होगा 31 में से 75 घट रहा है। ठीक है, तो 75 घट रहा है, तो अब घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 और 4 44 माइनस में, और माइनस 44 आ जाएगा ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ब्रैकेट अगर हम लोग हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, ये हो जाएगा प्लस मझले ब्रैकेट में। ठीक, अब इसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 72 भागा बड़े ब्रैकेट में 38 माइनस 44 और 30 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 74। फिर इसके आगे सॉल्व करिए, 72 भागा 74 घटेगा 38 में से, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 6 और 3 36। ठीक है, अब 36
माइनस में बचेगा -36 क्योंकि -74 है यहाँ पे। अब भाग होगा 72 में -36 का, तो कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 यानी कि -2 वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व इसको करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहें। अब यहाँ पे हम वह बड़ी से बड़ी संख्या तो निकाल सकते हैं, जो जैसे 3 संख्याएं दी रहती हैं और आपसे पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिनसे इन तीनों में भाग देने पर यह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक, यह तो आप निकाल लेते हो एलसीएम से, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और आगे आपसे बोल दिया है कि कुछ शेष बचे, कुछ शेष भी बचना चाहिए। ठीक, यानी कि 49 में एक शेष बचना चाहिए, यानी कि 48 पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। 59 में 3 शेष बचना चाहिए, यानी कि 56 पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। यानी अब 109 में 5 शेष बचना चाहिए, यानी कि 104 पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहीं से निकाल लें 48, 56 और 104 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें पता चल जाएगा कि 49, 59 और 109 में भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष बचे वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, 48, 56 और 104 का मासा निकालना हमें, विभाजित होती है ना, विभाजित होने पे क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे। तो देखिए 2 से सब में जाएगा तभी 2 से भाग देंगे, तो 2 से सब में भाग जा रहा है, फिर 2 से सब में जा रहा है, फिर 2 से सब में जा रहा है। तो जब तक किसी एक संख्या से सब में भाग जाएगा तभी भाग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मासा में ऐसे करते हैं। अब देखिए 2 का 3 बार भाग गया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे और कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 वह संख्या होगी जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर शेष 1, 3 और 5 मिले। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रमेश हैं फादर और उनके सन है राहुल। ठीक, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बताया गया है कि जो रमेश की आयु है वह अपने पुत्र से 4 गुना है और 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो 9 गुना थी। ठीक, अभी की अगर मान लिया जाए राहुल की आयु x है, तो उसके पिता रमेश की आयु कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, क्योंकि 4 गुना है, 4 गुना तो 4x। अब 5 वर्ष पूर्व पहले राहुल की आयु कितनी रही होगी x माइनस 5, और उसके पापा की आयु कितनी रही होगी, उसके पापा की आयु जो रही होगी वह वर्तमान आयु से 5 कम रही होगी, यानी कि 4x माइनस 5 वर्ष। ठीक, इतना आप समझ गए। अब प्रश्न के अनुसार आपसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु थी वह 9 गुना थी राहुल के आयु की। रमेश के पापा की जो आयु थी 5 साल पहले वह बराबर थी 9 गुने के राहुल के आयु के। तो यहीं से आप समीकरण बना लोगे 4x माइनस 5 बराबर रमेश की राहुल के पिताजी की, यानी रमेश की 5 वर्ष पहले की आयु बराबर हो जाएगा 9 गुणे x माइनस 5 राहुल की 5 वर्ष पहले की आयु। तो यहाँ पे अब देखिए 4x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 9x माइनस 45 और 9x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 5। ठीक, 5x बराबर हो जाएगा 40 की और x बराबर हो जाएगा 8। राहुल की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वह 8 वर्ष आ जाएगी और उसके पिताजी की जो आ जाएगी वह 32 वर्ष आ जाएगी। ठीक, और यहीं पे अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो राहुल की आयु हो जाएगी 3 वर्ष और उसके पापा की जो आयु हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वह 27 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो संख्याओं को एक क्रम में आपको लिख लेना है, एक क्रम में आप संख्याओं को लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो संख्या आ रही है 12 आ रही है, 12 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ
और एक बार यहाँ। 2 बार 12 आ रहा है तो 2 बार 12 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इसके बाद 13 आ रहा है। 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है 13 और एक बार यहाँ आ रहा है। 2 बार 13 आ रहा है। इसके बाद देखिए 14, 14 एक बार बस यहाँ पे आ रहा है, 14 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 15 कितनी बार आ रहा है, 15 एक बार यहाँ, ये 2, ये 3 और ये 4। 15 4 बार आ रहा है, 15 को 4 बार लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए कितना आ रहा है, 16 3 बार आ रहा है जो बचा हुआ है। ठीक, ये 16 हो गया। इस तरीके से जब आप एक क्रम में लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। तो संख्या 12 हो गया और उसकी बारंबारता, बस यही 2 सारणी आप बना सकते हैं, मिलान चिन्ह बनाने की आवश्यकता नहीं है। या चाहें तो आप बना सकते हैं। अब देखिए 12 2 बार आया है तो 2 पाई खींच के बारंबारता 2 लिख लीजिए। 13 जो है वह 2 बार आया है, फिर 14 जो है वह 1 बार आया है, 15 4 बार आया है और 16 3 बार आया है। अगर यहीं पे बहुलक पूछा जाए कि इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 नहीं 15 हो जाएगा। 15 संख्या जो होती है वह बहुलक होती है, बारंबारता नहीं। 4 बार आया है तो यहाँ पे बहुलक 15 है और यह आपकी बारंबारता सारणी बनके तैयार है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AC 2.8 सेंटीमीटर, त्रिभुज पीक्यूआर भुजा QR बराबर 1.5 हो तो त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समरूप 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और PQR, ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। एक बाहर बना हुआ है, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आपको दिख रहा है। समरूप है। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है। जैसे ये जो बाहर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC, इसकी जो संगत भुजा यानी कि AB, ये जो भुजा आप देख रहे हैं यह और इस भुजा का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा, यानी कि AB बाई PQ यह बराबर होगा इस भुजा के AC बाई PR के, AC बाई PR के, और यह बराबर होगा BC बाई QR के। सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह समान होता है। ठीक, अब यहीं से आपको क्या करना है, देखिए सभी AB BC और AC सभी का वैल्यू आपको दिया गया है। AC जो है वह 2.8 सेंटीमीटर है और जो BC भुजा है वह 3 सेंटीमीटर की है। जो BC भुजा है वह 3 सेंटीमीटर की है और AB भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करके निकालना है। अब QR की वैल्यू बस आपको दी गई है, Q और R की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। बाकी दोनों भुजाएं PQ और PR की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन में आपको दी गई है वैल्यूज, यह तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपको 2 जगह इक्वल साइन दिख रहे हैं, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। चाहे तो आप इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं या दोनों इस तरीके से आप बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यूज हो आपका वैसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आपको वैल्यू निकालना रहेगा, जैसे AB बाई PQ, PQ का वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो AB बाई PQ में AB का वैल्यू, जैसे त्रिभुज ABC में सभी का वैल्यू आपको पता है, PQ का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। तो अब हमें 2 वैल्यूज ऐसी लेनी है जिसमें हमें दोनों वैल्यूज पता हो। तो देखिए जो त्रिभुज PQR है उसमें हमें QR का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम वही इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, वही अनुपात लेंगे यहाँ पे। तो BC बाई QR यानी कि AB बाई PQ बराबर हम लिख सकते हैं BC बाई QR। अब देखिए AB की वैल्यू है 2, PQ की वैल्यू हमें निकालना है और बराबर BC की वैल्यू है 3 और QR की वैल्यू दिया गया है 1.5। 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 2PQ बराबर हो जाएगा 2 या फिर PQ बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से PR निकालोगे आप तो 1.4 आएगा। देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे हम।
यहाँ से पी आर की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू एक आपको मिल गई। अब ए सी बाई पी आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो ए सी बाई पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर। अब देखिए ए सी की वैल्यू है 2.5, पी आर की वैल्यू हमको निकालना है और बी सी की वैल्यू दिया गया है 3, क्यू आर की वैल्यू 1.5। तो 1.5 से 3 को काटेंगे 2 आ जाएगा और पी आर की वैल्यू आप निकालोगे तो 2.8/2 यानी कि 1.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों भुजाएं जो हमें नहीं मालूम थी त्रिभुज पी क्यू आर की, वह हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यह हमें पता होना चाहिए, ये जो पहले पहले हमने लिखा समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे हमने 14 क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। कम से कम 5 दोस्तों में आपको शेयर करना है। ठीक है, कम से कम जो 5 आपके सबसे खास मित्र हैं उनको शेयर करिएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बिना किसी डिस्टरबेंस के सभी क्लासेस को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, आप नोट्स देखना चाहते हैं, नोट्स प्रिंट करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर वाइज, और सभी मास्टर क्लास को पढ़ना चाहते हैं और मास्टर क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं, सभी वीडियोस को कभी भी देखना चाहते हैं, कभी भी डाउनलोड करके आप ऑफलाइन देखना चाहते हैं, नोट्स पूरा प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेगी। वहां पे आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। सारी सुविधाएं आपके लिए वहां पे उपलब्ध हैं। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 15 से लेकर के हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।